अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन और मेरे चैनल के ऊपर ऑटिज़म के हवाले से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और उसमें उसी ऑटिज़म की अवेयरनेस के हवाले से आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है कि जब बच्चा ऑटिज़म के साथ डायग्नोज हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को, स्पेशली मदर को, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एंड बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स दोज पेरेंट्स एंड टूवर्ड्स दोज चिल्ड्रन। देखिए, सबसे पहले तो जब एक बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के साथ, नॉट ओनली कि वो ऑटिज़म के साथ, बल्कि किसी भी प्रॉब्लम के साथ जब बच्चा डायग्नोज होता है और आपको ये पता चलता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होने जा रही है, तो उस वक्त मदर के लिए और पेरेंट्स के लिए बच्चे के इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही एक बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज होता है। बच्चे को ज़रा सा, थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कहाँ कि ये उनको इस चीज़ का पता हो कि ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रॉब्लम है, चाहे जितना भी है, माइनर है, मॉडरेट है या स्वेयर है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट के ऊपर उन्हें एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और इमोशनल सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट। इसका मतलब वो नहीं है कि आप उनके ऊपर तरस खाने लग जाएं और जिस तरह हमारा टिपिकल पाकिस्तानी सोसाइटी का, पाकिस्तानी यानी इंडियन सोसाइटी का है कि आप उसको इस नज़रों से देखें पेरेंट्स की तरफ, ओहो हो इनके साथ पता नहीं क्या हो गया, और आपके अल्फाज का चुनाव इस तरह हो कि अगले बंदे को लगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, और आप उसको जो है वो बजाय इसके कि उसको सपोर्ट दें, ये कहें कि मतलब आप कर लोगे, अब आपकी जो चैलेंजेस हैं उनमें हम आपके साथ हैं, आप उसको उसके हल बताएं कि इस तरीके से इस चीज़ को लेके चला जा सकता है। आप उसके अपनी नज़रों में उसके लिए एक शदीद किस्म का तरस और इस तरह की कैफियत ले आए, वो भी एक बहुत ही इरीटेटिंग होगा उस वक्त उस पेरेंट के लिए, मदर के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि वो थोड़ी मदर और फादर भी थोड़ा वल्नरेबल हो गया है। अब वो इमोशनली इस वक्त, जिस वक्त स्पेशली डायग्नोसिस हुआ है, उस वक्त वो इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब उसकी इस कंडीशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और अगर वो किसी बात के ऊपर पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा रवैया है उसका, या वो पहले से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो उसको थोड़ा सा मार्जिन दें, थोड़ा सा उसकी उस इमोशनल स्टेट को समझें और थोड़ा सा उसको मार्जिन दें कि उसको एक्सेप्ट करने दें लाइफ के इस चैलेंज को जो उसकी लाइफ में आ चुका हुआ है। नो वन वॉन्ट्स कि उसके बच्चे में किसी तरह का छोटा सा भी मसला हो। तो इसलिए जब कोई मसला आता है तो पेरेंट्स वो किस तरीके से उसको फील करते हैं, वो आप, मैं या कोई भी दूसरा बंदा देख के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो सिर्फ वही बंदा अंदाज़ा लगा सकता है जो उस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसे पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपस में, कपल को एक दूसरे की, क्योंकि जब भी बच्चे से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो मदर चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ हो, जो भी उसका स्टेटस हो, अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की ही होती है, स्पेशली जब बच्चा छोटा होता है, कि उसी ने उसके इस सारे प्रॉब्लम्स को डील करना है। तो ऐसी सिचुएशन में फादर को एक पार्टी बन के अलग नहीं हो जाना चाहिए, उसको उसी अपनी फैमिली का और अपनी वाइफ का समझना चाहिए कि ये मेरा भी उतना ही बच्चा है, ये तो मेरी वाइफ का, मतलब उसको थैंकफुल होना चाहिए कि वो इस कंडीशन के साथ भी अगर बच्चा है तो उसको, वो जाहिर है माँ तो ओन करेगी ही करेगी हर हाल में, तो बीइंग फादर आप भी उसको ओन करें। आप, ये नहीं है कि वो माँ का बच्चा है तो वो उसकी माँ की वजह से वो इस कंडीशन में है। तो इन चीज़ों को कपल को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जितने अपने इर्द गिर्द ऑटिज़म के हवाले से बच्चे देखे हैं उनमें अक्सर ये हुआ है कि बच्चे के आने के बाद चूँकि माँ एक इमोशनल उससे गुजर रही होती है तो फादर के लिए बड़ा आसान होता है एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। बहुत सारे केसेस में इवन सेपरेशन हो गई पेरेंट्स की इस चीज़ के ऊपर कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, तो अब मदर की जो रूटीन है, मदर की जो इमोशनल स्टेट है, उसकी वजह से अब वो, मतलब वही जिम्मेदार है इस चीज़ की कि अब उसने बच्चे के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें, ख़ास तौर पे तब जब सिर्फ एक ही बच्चा नहीं है जो ऑटिस्टिक बच्चा है, सिर्फ वही बच्चा नहीं है, दूसरे बच्चे भी साथ हैं। तो सबसे पहले तो इन इमोशनल चैलेंजेस को जो माँ फेस कर रही है उसको सपोर्ट दें और उसको अकेला ना छोड़ें इस पॉइंट के ऊपर, ये तुम्हारा बच्चा है तुम जानो, और इवन फादर्स भी अकेला छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को आप देखें और आप, वो आपकी भी औलाद है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़ जो इमोशनल चैलेंजेस में आ जाती है वो है कि बच्चे जो है वो अक्सर, उनके ऑटिस्टिक बच्चों के मेल्टडाउन्स होते हैं। मेल्टडाउन का मतलब होता है कि बच्चा बगैर किसी वजह के रोता रहता है और मुसलसल रोता रहता है और आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है कि आप उसको चुप करवा सकें। आपको पता नहीं है कि बच्चे को क्या हो रहा है। समटाइम्स हो भी कुछ नहीं रहा होता, वो फिजिकली किसी प्रॉब्लम में नहीं होता, सिर्फ उसका मेल्टडाउन होता है, इमोशनल मेल्टडाउन।
इसकी वजह से वो रोता रहता है। अब वो किसी टाइम भी ये रोना स्टार्ट कर सकता है और कितनी देर तक भी रोता रह सकता है। ऐसी कंडीशन में माँ उसको कैसे हैंडल करती है, कैसे उसको बहलाने की कोशिश करती है, कैसे उसको कैरी करती है, या बाप कैसे उसको इस सिचुएशन में डील करता है, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल चैलेंज होता है ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए। देन एक बहुत कॉमन चीज़ है ऑटिज़म के बच्चों में, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। ऐसे बच्चों में वो जो स्लीप हार्मोन होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता, और बच्चे जो हैं उनका स्लीप पैटर्न, उनको नहीं पता होता कि हमारा स्लीप पैटर्न क्या है। वो दिन में भी सो सकते हैं, वो रात में, वो अपनी नींद समटाइम्स पूरी कर लेते हैं, जितनी उनकी नींद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। कि जैसे एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बंदे की या बच्चे की जो रूटीन होती है कि वो सुबह खुद ब खुद उसकी आँख खुल जाती है और रात को नींद आने लग जाती है, एक स्लीप पैटर्न सेट होता है, एक साइकिल सेट होता है। इन बच्चों का साइकिल वो डिस्टर्ब होता है, वो स्लीप डिस्टर्बेंस में होते हैं और वो किसी भी टाइम सो सकते हैं। रात को उनको आइडिया ही नहीं होता कि ये रात हो गई है, क्योंकि उनका स्लीप हार्मोन जो है वो डिसरेगुलेटेड होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब बच्चे की रूटीन के साथ माँ ने कैसे खुद को एडजस्ट करना है। उसने बाकी घर के काम भी देखने हैं, अगर वो वर्किंग है उसने अपनी जॉब पर भी जाना है, अगर उसका कोई और बच्चा है उसने उसको भी देखना है। तो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक उसके लिए सेशन होता है कि अब उसने इस बच्चे की नींद को कैसे जो है वो अपने स्केड्यूल के साथ एडजस्ट करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इमोशनली माँ को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक बना देती हैं उस ड्यूरेशन में, ख़ास तौर पे अर्ली टाइम पे जब अभी वो इन चीज़ों को फेस करना स्टार्ट ही हुई है। उसके लिए भी देखें ये पहला एक्सपीरियंस है, वो भी कोई थेरापिस्ट नहीं है, ना ही वो कोई साइकोलॉजिस्ट है, और अवेयरनेस की इतनी कमी है कि पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, तो उसको इसी तरह इतना ही मार्जिन दें कि वो भी पहली दफ़ा ही इन सब चीज़ों में से गुजर रही है। वो उसने कोई कोर्स नहीं किया हुआ इसका कि नेचुरली कि जस्ट बिकॉज शी इज़ मदर ऑफ द चाइल्ड तो उसको नेचुरली सारा कुछ पता होना चाहिए कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है। शी इज़ ऑल्सो लर्निंग, तो लेट हर लर्न इन हर ओन वे एंड गिव हर सपोर्ट, जो फिजिकल सपोर्ट आप दे सकते हैं, जो इमोशनल सपोर्ट आप दे सकते हैं। अगर आप उसकी फैमिली मेम्बर हैं, आप उसकी घर में रहते हैं, या आप उसकी कोई फ्रेंड हैं, या सोसाइटी में आप उनके नेबर हैं, कहीं पे भी आप उसके साथ अगर मिलते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट दें। उनको ये उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि सिर्फ माँ होने की वजह से उन्हें पता होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये तो बात होगी इमोशनल चैलेंजेस की। ये इमोशनल चैलेंजेस तो साथ साथ चलते रहेंगे हर ऐसे मौके के ऊपर जब वो माँ कोई ऐसी चीज़ फेस करेगी जो उसके लिए नई होगी या उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, तो इसकी इमोशनल स्ट्रगल तो साथ साथ रहेगी रहेगी। लेकिन साथ में जो कुछ फिजिकल चैलेंजेस आते हैं, जो उसकी रूटीन के ऊपर बर्डन के तौर पे उसको फेस करने पड़ते हैं, उनमें एक तो ये कि जब तो बच्चा छोटा है, साल 1.5 साल का है या 2 साल का है, तो तब तो बाकी बच्चे जो न्यूरोटिपिकल होते हैं उनके लिए भी उतनी ही मॉनिटरिंग चाहिए होती है। हर टाइम देखना है बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, चोट ना लगवा ले। वो मॉनिटरिंग सर्विलेंस तो मतलब टॉडलर की हर एज के बच्चों की होती है। लेकिन ये बच्चे जब थोड़े बड़े भी हो जाते हैं, इनको तब भी ऑल द टाइम एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, बिकॉज मतलब उनको इतनी समझ नहीं आएगी अभी, वो उनकी जो न्यूरोलॉजिकल एज है वो इतनी डेवलप नहीं हुई, उनको समझ नहीं आएगी कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो किसी दूसरे बच्चे, अगर कोई घर में दूसरा छोटा बच्चा है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किस तरह की चीज़ उठा के मुँह में डाल सकते हैं। तो वो बच्चे, उनकी जो टाइमलाइन है जिसमें 24 घंटे उनको मॉनिटर करना होता है, वो टाइमलाइन न्यूरोटिपिकल बच्चों से बहुत ज़्यादा है। आपका बच्चा 3-4 साल का भी है तो आपको उसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, और कोई अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, कोई ऐसी चीज़ ना मुंह में डाल ले जो उसके लिए हार्मफुल हो। तो एक ये फिजिकल चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ेगा मदर को। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इन बच्चों की ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होती हैं। वैसे तो अक्सर बच्चे छोटे तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, लेकिन इन बच्चों की, चूँकि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया कि कुछ सेंसरी नीड्स भी होती हैं, तो यूजुअली ये बच्चे उन चीज़ों को पसंद करते हैं जो इनके मुंह में एक स्टिमुलेशन दें। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स जब बच्चे के मुंह में एक सेंसेशन देती हैं, जब वो जो सोडे के वो स्प्लैशेस होते हैं वो जब मुंह में एक सेंसेशन देते हैं तो बच्चे अच्छा फील करते हैं। एक दफ़ा अगर बच्चों ने ये कोल्ड ड्रिंक टेस्ट कर ली तो अब वो इस चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे कि हमने यही कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और वो फिर उसके अलावा किसी चीज़ पे आएंगे नहीं। माँ चूँकि पहले ही वो उसको फेस कर रही होती है कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा, तो समटाइम्स पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को सिर्फ इसलिए कि बच्चा चले कुछ खा ले, उसके अंदर कुछ चला जाए, वो उसको वही फूड देना शुरू कर देते हैं जो वो खाता है। तो इस तरीके से बच्चा फिर एक उस पर आदी हो जाता है कि वो एक ही चीज़ खाएगा। थोड़ी स्पाइसी चीज़ें बच्चा मे भी पसंद करे। एक कुछ बच्चों को मैं जानती हूँ जो रॉ अनियन खाना शुरू हो गए, क्योंकि वो रॉ अनियन से उनको एक सेंसेशन मिलती थी मुंह में, तो वो फिर बच्चा उसी चीज़ के ऊपर स्टिक हो जाता है।
तो ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनको डेवलप करने में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है पेरेंट्स के लिए, कि इसलिए ये ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से या शुगर की बनी हुई चीज़ों से शुरू से ही जो है वो दूर रखें। उनको टेस्ट ही ना करवाएं वो चीज़ें, ना वो टेस्ट करेंगे, ना उनको पता होगा इस चीज़ का कि ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ी हेल्प करती है या ये हमें पसंद है, तो उनकी वो वाली ईटिंग हैबिट्स डेवलप ही नहीं होगी। स्टिल इट्स आप एक जो चीज़ है ना वो आप सबके लिए नहीं कह सकते, एक बात आप सब बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये हर बच्चे में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वेरी करेगा। तो ये वही वाली बात आ गई कि ये हर मदर और पेरेंट्स बच्चे के साथ साथ ही एक्सपीरियंस करेंगे कि अब इस बच्चे की पर्टिकुलर नीड क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके अलावा बच्चे को फिर थेरेपीज़ पे लेकर जाना। अब अगर बच्चे को रूटीन में आपने थेरेपी सेंटर पे आपने करवा दिया है, उसको आप अपने थेरेपीज़ पे लेके जाना है, तो ये एक आप पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फादर जो है वो लेके जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ माँ ने तो लेके जाना ही जाना। तो ये एक एडिशनल जो है वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, डेली उसको आप थेरेपीज़ के ऊपर लेके जा रहे हैं। फिर उसके जो टेस्ट होते हैं वो टाइम के साथ साथ मज़ीद से मज़ीद टेस्ट की ज़रूरत पड़ती होती है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स की वजह से कह लें और दूसरा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में इश्यूज़ की वजह से कह लें, बच्चे जो है वो मुख्तलिफ वाइटामिन्स में और मिनरल्स में डेफिशिएंट होते हैं। अब इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो पहले टेस्ट करवाते हैं, फिर उसके लिए डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स देते हैं। तो ये जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एटलीस्ट अगर आप उनको कोई इमोशनल सपोर्ट आप नहीं दे सकते या इस पोजीशन में नहीं है कि दे सकें, एटलीस्ट ये ज़रूर करें कि जब आप ऐसे बच्चों को, ना सिर्फ ऑटिस्टिक बल्कि किसी भी तरह के प्रॉब्लम वाले बच्चों को बाहर देखें खेलते हुए या पार्क में या किसी रेस्टोरेंट में या शॉपिंग मॉल में, तो उनको घूरना ना शुरू कर दें। उनको उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे आप नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं। आपने एक नज़र देखा है, अब आप अपनी नज़र हटा लें। उनको मुसलसल घूरते रहना ना सिर्फ उन बच्चों के कॉन्फिडेंस को बल्कि उनके पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को भी इफ़ेक्ट करता है। पढ़े लिखे और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की तरह बिहेव करें और बिल्कुल ऐसे बिहेव करें जैसे वो नॉर्मल है। समटाइम्स ऐसे बच्चे पब्लिक प्लेसेस पे आके मेल्टडाउन्स का शिकार हो जाते हैं या वो लोगों को देख के घबरा जाते हैं, तो वो मे बी थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करें या अनयूजुअल बिहेव करें, तो उनके पेरेंट्स उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट देम डू देयर वर्क। उनको खड़े होकर घूरना ना शुरू कर जाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसे किसी मेल्टडाउन में है रेस्टोरेंट में, तो उसकी तरफ टिकटिकी बांध के देखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और प्लीज़ ऐसे बिहेव ना करें, इससे उनके पेरेंट्स की को अच्छा फील नहीं होता, वो बच्चे को भी अच्छा फील नहीं होता। बच्चे को भी पता चल जाता है कि कोई मुझे अटेंशन दे रहा है उसके, इसलिए आप बिल्कुल नॉर्मल उससे बिहेव करें कि ठीक है हो रहा है। बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी जो है वो समटाइम्स इस तरह के टेंट्रम्स थ्रो करते हैं कि समझ में नहीं आता कि बच्चा इस तरह क्यों कर रहा है। तो प्लीज़ अगर किसी की ज़िंदगी में कोई चैलेंज है, कोई किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, तो उसको अपने रवैये से, उसको अपने बिहेवियर से मज़ीद उसके लिए मुश्किल ना बनाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू सो मच।